गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं इतिहास का पार्ट 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। उसमें अपना टॉपिक था खेती में सुधार की ज़रूरत। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दे रही थी क्योंकि कर उनको वहीं से मिल रहा था किसानों से। तो खेती में सुधार की ज़रूरत ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस की और हमने पढ़ा कि अलग अलग जो है कर लेने के व्यवस्थाएं ईस्ट इंडिया कंपनी में की। उसमें पहली थी 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ये पढ़ा था अपन ने स्थायी बंदोबस्त 1793 में जो है। देखो पहले ये स्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको टिप्पणी भी लिखनी होगी। ये स्थायी बंदोबस्त, इसमें क्या किया था कंपनी ने कि किसानों के कर स्थायी कर दिए थे, निश्चित कर दिए थे कि किसान को इतना कर तो देना ही होगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था भी थोड़ी सफल नहीं हुई। इसमें समस्याएं आई कि स्थायी बंदोबस्त ने समस्या पैदा कर दी कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि जमींदार जमीन सुधारने के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं और कंपनी जो राजस्व तय किया वो इतना ज़्यादा था। समस्या ये थी, इतना ज़्यादा था कि किसान उनको जमींदार को जो है चुकाने में ही क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी, भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असफल हो रहे थे उनकी ज़मीनें जब्त की जा रही थी। तो इस तरह की समस्या स्थायी बंदोबस्त में आई। उसके बाद एक नई व्यवस्था लागू की। नई व्यवस्था को क्या कहा गया? ये नई व्यवस्था लागू की गई आपके 1822 में। कब की गई? 1822 में। ये 1822 में नई व्यवस्था लागू की मैकेंजी ने। किसने? बंगाल प्रेसिडेंसी का जो जनरल था मैकेंजी, उसने ये व्यवस्था लागू की और उसमें उसने जो है गाँव में जो खेती बाड़ी थी उसको नपवाना, उसका दौरा करवाया और उसकी माप करवाई और किन किसानों के पास कितनी भूमि है, कैसी है, कितना उत्पादन होता है, उसके आधार पर इसने कर व्यवस्था लागू की। किसने? मैकेंजी ने। जो क्या कहलाई वो कर व्यवस्था मैकेंजी की? महालवारी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, दूसरा महालवारी बंदोबस्त। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मुनरो व्यवस्था। दक्षिण भारत में था ये मुनरो जो है मद्रास का गवर्नर जनरल था। मुद्रो, देखो इसकी तस्वीर भी है आपके, ये रहा मद्रास दक्षिण भारत में ही है। वर्तमान नाम मद्रास का क्या है? चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी। तो और 3 प्रेसिडेंसियाँ थी ना, तो मद्रास भी प्रेसिडेंसी थी उस समय। बंगाल थी यानी कोलकाता और मुंबई और मद्रास। तो मद्रास का गवर्नर है थॉमस मुनरो। अब इसने क्या किया? देखो मुनरो व्यवस्था दक्षिण भारत में। किताब खोल लो आप भी अपनी। मुनरो व्यवस्था देखो। मुनरो कौन था? थॉमस मुनरो, मद्रास का गवर्नर। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। दक्षिण भारत वाले इलाकों में स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में लागू हुआ था उसकी जगह नई व्यवस्था कौन सी? महालवारी बंदोबस्त जो 1822 में मैकेंजी ने लागू की थी। यह व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। कौन सी? नई व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई इसे रेयतवार या रेयतवारी का नाम दिया गया। वहाँ कहाँ? दक्षिण भारत में। तो देखो ये कितनी हो गई? स्थायी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त और यह है रेयतवारी बंदोबस्त। रेयतवारी यही है। ये नई व्यवस्था जो है महालवारी व्यवस्था, उसी को नाम दिया गया क्योंकि इसमें अधिकार किसानों को दे दिया गया। रेयत यानी किसान होता है, तो उसे रेयतवारी नई व्यवस्था विकसित हुई, उसको क्या नाम दिया गया? रेयतवारी नाम दिया गया। तो तीनों याद रखोगे, स्थायी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त और रेयतवारी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। और महालवारी बंदोबस्त किसने किया? हॉल्ट मैकेंजी। और ये रेयतवारी किसने किया? थॉमस मुनरो। तीनों याद रखोगे। चलो आगे देखो। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को
आजमा कर देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू हो गई। कौन सी? रेयतवारी वाली। अब इसमें क्या था देखो, रेयतवारी में रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क ये था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रेयतों की, रेयत यानी क्या होता है? किसान। दक्षिण भारत में किसानों को कहते हैं रेयतों, इसलिए उन्हें सीधे किसानों से बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। ये रेयतवारी व्यवस्था में था कि वहाँ जमींदार नहीं थे, जमींदारी प्रथा नहीं थी, वहाँ पर किसानों के पास ही ज़मीन थी, इसलिए उनको लगा कि हमें किसानों से ही संपर्क करना चाहिए। नई व्यवस्था जो थी ये आपके मालवारी व्यवस्था, उसमें भी किसानों को ही दिया गया था, गांव का मुखिया कर लेता था। जिम्मा जमींदारों के बजाय किसको दिया गया था? गांव के मुखिया को सौंपा गया था और किसानों को ज़मीन दी गई थी। तो ये नई व्यवस्था ही है, जो मालवारी व्यवस्था, इसी को अपनाया इन्होंने, लेकिन इसको नाम क्या दे दिया? रेयतवारी। आगे देखो, राजस्व जमीन पर खेती करते आ रहे थे जो पीढ़ियों से, उनको दिया गया था, किसानों यानी रैयतों को। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अंडरलाइन कर लो, मुनरो जो है क्या कहता था? उसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, यानी किसानों की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए, उनकी खेती सुधार में उनकी सहायता करनी चाहिए, ज़्यादा कर भी नहीं लादना चाहिए, एक पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। किसका मानना था? मुनरो का। छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये बात याद रखोगे आप कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये मानना किसका था? टॉमस मुनरो का, जो मद्रास का गवर्नर था। ठीक है। अब देखो, सब कुछ ठीक नहीं था, ये सब होते हुए भी सब कुछ ठीक नहीं था। क्या था? समस्या क्या थी? देखो, ये समस्या है। देखो क्या समस्या थी। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली ये समस्या ये है, जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया, पहली समस्या। दूसरा ये, किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे। जो रैयत है ना, जिनको जमीन दे रखी थी और जिनसे कर ले रहे थे, वो गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे, वीरान यानी गांव खाली हो गए। आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ ठीक नहीं था। जो अंग्रेजों की उम्मीद थी कि ये जो व्यवस्थाएं हम लागू कर रहे हैं उससे जो है किसान क्या बन जाएगा? उद्यमी बन जाएगा। उद्यमी यानी अधिक से अधिक कार्य करने में रुचि लेगा अपने खेतों में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? अंग्रेजों के कर व्यवस्था के कारण, कि उनकी कर व्यवस्था जो थी वो जो है बड़ी कठोर थी। यह है ना, राजस्व अधिकारी ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था, बहुत ज़्यादा राजस्व लेते थे, उससे खेती करने पर किसान को कोई फ़ायदा ही नहीं होता था, इसलिए वो गांव छोड़ छोड़ कर भागने लग गए थे। ठीक है। अब ये देखो, थोड़ा गतिविधि में कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधि है और हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट आप इंग्लैंड भेज रहे हैं। रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? तो ये जो व्यवस्थाएं लागू की है, स्थायी बंदोबस्त रैयत और माहलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी, इसके बारे में आपको इंग्लैंड में रिपोर्ट भेजनी है। आप हो कंपनी के अधिकारी, तो आप क्या कहोगे? देखो, इसमें आपको क्या कहना है, आपको कैसी लगी? आपने पढ़ा नहीं कि स्थायी बंदोबस्त क्या था, उससे क्या समस्या पैदा हुई, माहलवारी बंदोबस्त क्या था, उससे क्या हुआ, नई व्यवस्था, ये जो रैयतवारी की क्या समस्या थी, ये जो अभी पढ़ा अपन ने, ये वाला। ठीक है। तो ये सब कुछ ठीक नहीं था ये सब, तो इसके आधार पर रिपोर्ट दो। देखो, तो आप क्या लिखोगे कि कंपनी ने जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की है, इससे कंपनी को निश्चित तथा नियमित भू राजस्व की प्राप्ति होगी। निश्चित ही होगी, न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते, वो स्थायी कर दिया था उन्होंने।
और किसानों को समस्या यह होगी कि वो स्थायी है, अब उनकी इतनी पैदावार नहीं हुई तो भी उतना कर के रूप में उनको चुकाना ही होगा। दूसरा, जमींदारों को भूमि सुधार के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा गया, लेकिन जमींदारों ने भूमि सुधार किया ही नहीं, करे किसी बेचारे, उनके बसता ही नहीं था। महालवारी व्यवस्था तथा रेयतवारी व्यवस्था भी थोड़ी सफल रही, लेकिन बाद में इसमें भी समस्याएं आने लग गई। कंपनी शासित क्षेत्रों में स्थित कुल मिलाकर संतोषप्रद है। ऐसी जो है एक अंग्रेज अधिकारी हो आप, कंपनी के अधिकारी, तो आप ऐसी रिपोर्ट लिखकर भेजोगे, मतलब सकारात्मक ही भेजोगे, आप नकारात्मक नहीं दोगे कि हम भारत में ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट आप इंग्लैंड भेजोगे। ठीक है, तो ये आपको करना नहीं है, सिर्फ समझना है जो मैंने बताया आपको। अब है यूरोप के लिए फसलें, कि यूरोप के लिए, यूरोप महाद्वीप की थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी फसलें चाहिए थी उनको। देखो, अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की जरूरत के हिसाब से फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत कहते थे वर्तमान उत्तर प्रदेश को, में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। ये फसलें उत्पादित करने के लिए अंग्रेज सरकार जो है किसानों पर जोर देती थी। अंडरलाइन कर लो आप इस पे। अंग्रेजों ने ये महसूस किया कि अब ग्रामीण इलाकों में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं हम, बल्कि यूरोप में किन चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ें भारतीय किसानों से उत्पादित भी करवा सकते हैं। ये उन्होंने सोचा अंग्रेज सरकार ने। ठीक है, जो यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसल भी पैदा की जा सकती है, ग्रामीण इलाकों के किसानों से हम ऐसा भी करवा सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा लाभ होगा। तो 18वीं सदी के आखिर में कंपनी ने किसकी खेती पर बल दिया? अफीम और नील की खेती पर बल दिया। ठीक है, सबसे पहले अफीम और नील की खेती करवाने के लिए किसानों को मजबूर करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। बंगाल के किसानों को पटसन के उगाने के लिए मजबूर करते थे, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादित करने के लिए किसानों को पर बल देते, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उत्पादित करने के लिए किसानों पर जोर दिया जाता था। इस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों को परेशान करने लग गई। अब जो है वो फसल भी उसके अनुसार उत्पादित करे। ये कैसे किया गया? अब ये कैसे किया गया देखो, अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। ये ज़रूरत की, ये इनसे अंडरलाइन कर लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ क्या उत्पादित करवाना चाह रही थी और सबसे अधिक किस फसल पर जोर दिया? अफीम और नील पर। ये कैसे किया आप देखो, अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की एक ऐसी पद्धति को अच्छी तरह से समझे। अब ये जो कंपनी ने ये सोचा ना, तो अब इसके लिए जो है कंपनी कैसे उत्पादित करवाई, क्या करा उन्होंने, तो उसके बारे में। तो आइए हम एक फसल के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो फसल उत्पादित कराई। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? देखो इसमें आप चित्र 5 और 6 में सूती कपड़ों के छापों की 2 तस्वीरें दी गई है। ये आपके सूती कपड़े पर छापे, यानी ये प्रिंट है ना, इसकी ये प्रिंट है सूती कपड़े पर। एक कलमकारी छापा 20वीं सदी का है भारत में, और मार्सिस कॉटन छापा 19वीं सदी का के उत्तरार्ध का है इंग्लैंड में। ये 2 तस्वीरें हैं। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई है। चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों, देखो चित्र 5 की जो तस्वीर है उसमें भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं।
और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस, अंडरलाइन कर लो। दूसरी जो ये है कपड़ा वो किसका है? ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल व छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग, अंडरलाइन कर लो इन पे क्या है समानता, क्या है इन दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता था। दोनों ही छापों में समानता क्या है कि दोनों में गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। नीचे का जो अंग है ना, ऊपर तो ये छापे हैं, फूल पत्ती अलग कलर के हैं, लेकिन नीचे का जो पट है इनका, ये कौन से रंग का है? गहरे नीले रंग का। इन दोनों को देखो आप, ये गहरे नीले रंग का इसमें उपयोग किया गया है और उसी को क्या कहा जाता था? नील कहा जाता था। यही नील है जो उत्पादित करने के लिए भारतीय किसानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी बल देती थी। क्या आप जानते हैं कि ये रंग किस तरह पैदा किया जाता था? नीला रंग जो है, गहरा नीला, ये कैसे पैदा किया जाता था? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। ये नीला रंग किससे निकाला जाता है? नील नाम के एक पौधे से। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। सबसे अधिक नील कहाँ उत्पादित होती थी? भारत में। और भारत में जो है किसानों से ईस्ट इंडिया कंपनी जबरदस्ती नील का उत्पादन करवाती थी। अब हम देखेंगे कि भारत में किस तरह से नील का उत्पादन होता था और नील के उत्पादन से भारतीय किसानों को क्या लाभ था या नहीं था। भारत में जो है भारतीय नील की मांग अधिक क्यों होने लगी, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।